हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसमें अब ये एक टॉपिक अपना और बच रहा है, नाम जिसका है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या है ये टॉपिक, जरा समझिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो तरीके होते हैं कॉस्टिंग के, या यूं कहें अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये दो तरीके हैं आपके लिए प्रॉफिट निकालने के। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दो तरीके हैं प्रॉफिट निकालने के या कॉस्टिंग के, दो तरीके। जिसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग तो पूरा चैप्टर ही है, वो तो हम लोगों ने सीख ही लिया कि सेल होगी, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, वो तो सीख लिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है वो सुनिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालिएगा, जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालिएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट समझते हैं ना, किसी प्रोडक्ट की लागत निकालिएगा, तो आप केवल वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं बल्कि फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी लीजिएगा। मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल ही मतलब की बात सिखाऊं तो देखो, सुनना, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अंतर बेसिकली एक अंतर है दोनों में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में एक अंतर क्या है, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्या होता है? जितना बच गया, जो माल नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम केवल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, जो माल बना लेकिन अभी बिका नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए केवल वेरिएबल लेते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल तो लेते ही लेते हैं, प्लस फिक्स्ड भी लेते हैं। ये अंतर होता है एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक अंतर ये है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो जो यूनिट्स बिकी नहीं, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं। कहीं था क्या? नहीं। तो वहां तो जितना बन रहा था बिक जा रहा था। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में होगा और क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से करना हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करना हो, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। रीजन बीइंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिए जाते हैं। वेयर एज मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन केवल होता है कौन सी कॉस्ट में? वेरिएबल कॉस्ट। जिसको और समझने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा और क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, तब आएगा आपको समझ में। चलो मैं आपको पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि इससे उम्मीद है कि हो सकता है इससे एक आधा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ ले। इस टॉपिक से इजी होता है अगर आ गया समझ में तो। पढ़िएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आर दी टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कह रहा दो तरीके हैं कॉस्ट निकालने के। अच्छा भाई, दोनों में अंतर क्या होता है? इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड यूनिट, जो माल बन के तैयार रखा है, दैट इज जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकता हूं, फिनिश्ड यूनिट की कॉस्ट निकालें जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो क्या इंक्लूड होगा? विल इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, कह रहे हैं जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट निकालना तो डायरेक्ट मटेरियल तो लेते ही हैं, वो तो आपको पता ही है वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एंड वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल ही होती है। और साथ में क्या ले लेना? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं। लेकिन वेयर एज under marginal costing, fixed manufacturing overhead are not allocated to the product manufactured। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट लेबर लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड लेंगे, सभी कुछ लेंगे। क्या नहीं लेंगे? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं लेंगे। तो बेसिक अंतर ये हुआ। आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में इजी करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय फिक्स्ड
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लेते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय क्या क्या लेते हैं? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी, और वेरिएबल तो लेते ही लेते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल एक चीज लेते हैं, कौन सी? वेरिएबल। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में राइट हैंड साइड देखें तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सारे ओवरहेड नहीं, फिक्स वाले, कौन से वाले? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर चार्ज टू प्रोडक्ट एंड हेंस इंक्लूडेड इन कॉस्ट पर यूनिट, यानी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे। ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट सभी को पता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, या फिक्स्ड एक्सपेंस बोल लो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स माइनस सीओजीएस से निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आएंगे, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएंगे। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग एस्टेब्लिश करता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, कि कितनी हमारी प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी कॉस्ट होगी, कितना वॉल्यूम होगा, उसकी ऐसी रिलेशनशिप बताता है। ऐसी कोई भी रिलेशनशिप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं बताता है। ठीक है। मेरी तरफ एक बार देखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है कि सेम होती है? सेम होती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट आप मत लिखना, मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, पर यूनिट सेम होती है, राइट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, ये सबको समझ में आ गया, सिखा चुका हूं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, पहले हम बनाते थे मान लीजिए 5000 पेन, अब बनाते हैं 10,000, 12,000, 15,000, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहेगी। डिवाइड बाई जब नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती जाएंगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। अब जरा सुनना मेरी तरफ, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम केवल वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। जब केवल वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं तो वहां पे कॉस्ट पर यूनिट सेम आती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल भी लेते हैं, फिक्स्ड भी लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। रीजन बीइंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। ये है आखिरी डिफरेंस। देखते हैं क्या लिख रखा है, द कॉस्ट पर यूनिट अंडर दिस सिस्टम। कौन से सिस्टम? मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। क्यों कह रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट अंडर दिस सिस्टम रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन जितना भी कर लो सेम रहता है। क्यों? एज इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए केवल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होती जल्दी। इधर चलिए, अगर एब्जॉर्प्शन में तो लिखा है कॉस्ट पर यूनिट अंडर दिस सिस्टम रेड्यूसेस। क्यों? बिकॉज एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कम होगी, एंड वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। पर यूनिट की बात करें, आप चाहो तो कंफ्यूज, अगर बाद में आपको लगता है आप हो जाओगे तो लिख लो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रेड्यूस होगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पीयू लिख दिया, पर यूनिट सेम रहेगी। फिर से पढ़ो, द कॉस्ट पर यूनिट अंडर दिस सिस्टम reduces because as the production increases fixed cost per unit reduces and variable cost remain same। ठीक, पक्का? तो अभी तक अपने ने शॉर्ट में क्या पढ़ा, एक ब्रीफ कर देता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग ने पैराग्राफ में पढ़ा कि दो कॉस्टिंग के मेथड हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिर हम लोग ने पढ़ा कि जब फिनिश्ड यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, या यू कहें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हैं, तो वेरिएबल भी लेते हैं एज वेल एज फिक्स्ड। लेकिन फिक्स्ड कौन से? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल लीजिए या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बोल लीजिए, वो लेते हैं।
लेकिन जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट निकालते हैं तो केवल वेरिएबल के बेसिस पे निकालते हैं, हम फिक्स्ड नहीं लेते क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय। फिर डिफरेंस जब अपने ने पढ़ा तो अपने ने पहला तो डिफरेंस यही पढ़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लेते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेते। दूसरे डिफरेंस में मैंने लिख रखा है प्रॉफिट जो मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है वो कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो आ जाता है, लेकिन इधर बात करें तो सेल माइनस सीओजीएस होता है। हो सकता है छोटे जब आप रहे हो स्कूल में तो सेल माइनस सीओजीएस प्रॉफिट होता है ऐसा सिखाया जाता था, तभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तरीका भी कहा जाता है कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बेकार तरीका है, अभी बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो अपने अपने तरीके हैं। उसके अलावा लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग में सीवीपी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ऐसी कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, क्योंकि ये वेरिएबल पे बेस्ड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहती है, रीजन बीइंग इसमें फिक्स भी होता है वेरिएबल भी होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, अब निकालते कैसे, इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट हम सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा मैंने। सेल्स में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे ये भी समझा दूंगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक होता है तो कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस आएगा। इधर करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो सिंपल है, सेल माइनस सीओजीएस प्रॉफिट है। सीओजीएस की बात करें तो मटेरियल भी है, वेजेस भी हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी है और फिक्स्ड ओवरहेड भी हमारे हैं। ठीक, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक क्वेश्चन में, आप सिर्फ कॉपी पेन रख करके सिर्फ मेरे को सुनिए, जो जो मैं पूछूं केवल उतना बताइएगा, और जब मैं आपसे बोलूं कि आप करिए तब आप करिएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो छोटे छोटे जैसे भी एमसीक्यू बनेंगे हम लोग कर ले जाएंगे, इसको समझ लिया अगर हम लोग ने तो पढ़ेगा। अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, एक कंपनी है जो बनाती भी है और बेचती भी है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट मतलब केवल एक ही यूनिट बेचती है, एक तरीके का प्रोडक्ट, मतलब अगर पेन बेचती है तो केवल पेन ही बेचती है और कुछ नहीं बनाती, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड वन, अब पीरियड वन को आप पहला साल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड वन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, पीरियड वन के स्टार्टिंग में कोई भी ओपनिंग स्टॉक हमारे यहां नहीं था। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹4। इस प्रोडक्ट की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ₹4। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल है कि डायरेक्ट लेबर है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कि वेरिएबल ओवरहेड है, कौन से हैं, सब मिला करके पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है हमको ₹4 की। सेल प्राइस जो है वो ₹6 पर यूनिट है, अच्छी बात है। फिक्स कॉस्ट आर ₹2000 पर पीरियड, ऑफ विच ₹1500 आर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोल गए, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। फिक्स कॉस्ट आर ₹2000 per period, of which 1500 are fixed production cost। मतलब टोटल जो मेरी एक पीरियड की, दो अलग अलग पीरियड है, एक पीरियड या एक साल बोल लो, एक पीरियड की फिक्स कॉस्ट है वो 2000 है, ऑफ विच जिसमें से फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है 1500। 2000 में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है 1500, तो बची हुई ₹500 कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड अदर कॉस्ट होगी, मे बी सेलिंग कॉस्ट, मे बी समथिंग डिफरेंट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वो है 1500। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए काम करते हैं, या यूं कहें जो शुरुआत में फिक्स कॉस्ट उठाते हैं वो केवल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट उठाएंगे, फिक्स सेलिंग कॉस्ट आखिरी में कराऊंगा, पहले नहीं करते। यानी टोटल ₹2000 की फिक्स कॉस्ट में क्वेश्चन साफ साफ बता रहे हैं ₹1500 की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। क्या, पीरियड वन में सेल करी है हमने 1200 यूनिट्स, प्रोडक्शन किया है 1500 यूनिट है, ये कैसे हुआ, बनाई है 1500 यूनिट और बेची 1200 यूनिट, तो बाकी 300 यूनिट्स का क्या किया, फेंक दी होंगी, हटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक बचा पीरियड वन का। अच्छा, पीरियड वन का ओपनिंग स्टॉक कितना था, नहीं था, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड वन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो भाई पीरियड वन में बनाई गई है 1500 यूनिट,
जिसमें से 1200 बिक गई हैं, 300 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। पीरियड 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो पीरियड 2 का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, पीरियड 2 में आते हैं। पीरियड 2 में बिकी हैं 1800 यूनिट्स, बनाई हैं 1500 यूनिट्स। अरे ऐसा कैसे हुआ? बनाई है 1500, बेच दी 1800, ऐसा कैसे? 300 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक भी था पीरियड 2 में। जो पीरियड 1 का क्लोजिंग था वो पीरियड 2 का ओपनिंग था। मतलब पीरियड 2 के ओपनिंग में 300 यूनिट मेरे पास थी, 1500 यूनिट्स हमने और बनाई, टोटल 1800 हो गया और 1800 बिक गई। जरा बताइएगा पीरियड 2 के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? जीरो, कुछ बचेगा ही नहीं, पूरी बिक गई है। 1500 बनाई, 300 का ओपनिंग आ रहा था, 1800, 1800 पूरी बिक गई। आगे, what would be the profit in each period? ओके, दोनों ही पीरियड का प्रॉफिट बताना है, 1 का भी 2 का भी। कौन से मेथड से? यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी बताओ और मार्जिनल कॉस्टिंग से भी। ठीक है जी। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बगल में कुछ लिखा हुआ है, एज्यूम करना नॉर्मल आउटपुट जो होता है वो 1500 यूनिट होता है एक पीरियड पे। यानी इसका मतलब क्या है? नॉर्मल आउटपुट 1500 यूनिट होता है पर पीरियड। मतलब आमतौर पे हम जो एक पीरियड में प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, वो 1500 यूनिट्स का करते हैं। आपको जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया होगा तो ये फिगर दी होगी। इसका यूज क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसका यूज होता है कि इसकी मदद से हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए होते हैं, बट हम पर यूनिट निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। जैसे इसमें जरा कोई बच्चा बता सकता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे कितने? 1500 रुपए थे एक पीरियड के। और एक पीरियड में हम कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 1500 यूनिट्स। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते क्या है, सबसे पहले हम एक फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट निकाल लेते हैं। रेट मतलब पर यूनिट निकाल लेते हैं। पर यूनिट निकालने का तरीका क्या होगा? 1500 रुपए डिवाइड बाई जितनी यूनिट्स एक पीरियड में बनाते हैं। 1500 यूनिट क्वेश्चन ने बताई, ब्रैकेट में हमेशा ऐसा बताएगा। डिवाइड करें, कितने रुपए हुए? ₹1 पर यूनिट। बिना इसको निकाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इसको निकाल करके इजी ये रहेगा कि एमसीक्यू जब करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से भी करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी करना है। पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करके बताने वाला हूं। दो पीरियड का है, पीरियड 1 का, पीरियड 2 का। पीरियड 1 का मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बिना कॉपी पेन को यूज करे सिर्फ समझ लीजिएगा। जब आपको लगे कि आपको पीरियड 1 का समझ में आ गया, फिर कॉपी में आप पीरियड 2 का करना। पहले पीरियड 1 का भी लिखना, फिर पीरियड 2 का अपने आप करना। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बहुत इजी है अगर समझ में आया तो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की बात कर रहे हैं। लिखा है द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज क्या? 1500 रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे और ऊपर यहां पे ब्रैकेट में लिखा था एज्यूम नॉर्मल आउटपुट 1500 यूनिट डिवाइड 1500 यूनिट तो ₹1 पर यूनिट। ठीक, अब चलिए बड़ा सिंपल तरीके से किया है। सबसे पहले पीरियड 1 की बात कर रहे हैं, सेल पकड़ी। जरा क्वेश्चन में देख के बताओ पीरियड 1 में कितनी यूनिट्स बिकी हैं? सेल ये लिखी है पीरियड 1 की, कितनी यूनिट्स बिकी हैं? 1200 यूनिट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था बेटा? सभी बच्चे देख के तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? ₹6। यहां लिखा था, सेकंड लाइन में लिखा था क्वेश्चन। मिल गया सबको? तो यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेल तो लिखनी है। जितनी यूनिट बिकी 1200 यूनिट्स इंटू ₹6 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, तो 1200 इंटू 6 करिए, देखिए यही आता है 7200 आ जाएगा। 12 6 72 000। ठीक, अब मैं बात करता हूं जो आगे थी बात जिसमें आपको समझने की जरूरत है। मैंने इसके बाद निकाली प्रोडक्शन कॉस्ट। जरा देख के बताओ पीरियड 1 में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं? 1500, प्रोड्यूस 1500 हुई, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने निकाली है ऑफ 1500 यूनिट्स। लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया कि 1500 यूनिट निकाली, वो तो डीम्ड ही है जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्टिंग निकालेंगे तो केवल वेरिएबल लें कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी लें?
दोनों वाले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन शॉर्ट क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में लिखी है 4 रुपीज। 1500 यूनिट्स के लिए कितनी होगी? अगर एक के लिए 1500 यानी 4 रुपीज इंटू 1500 करिए जरा, 6000। 6000 की आ गई वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब मैं बात करता हूं जरा फिक्स कॉस्ट की। आपने ऊपर एक रेट निकाला था अभी अभी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल थे 1500 रुपए के, यूनिट्स बनाते हैं आमतौर पे 1500 यूनिट, तो रेट कितना निकला था 1। वो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 इंटू 1500 यूनिट बनाई है, तो आ गया 1500 रुपए। टोटल कर दिया मैंने 6000 प्लस 1500, 7500 का हमारा वेरिएबल प्लस फिक्स्ड आ गया। पहले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक कितना था? 0। तो मैंने लिख दिया ऐड ओपनिंग स्टॉक, ताकि फॉर्मेट पूरा रहे, 0 करके लिख दिया। अब 0 किया, ऐड किया, तो 7500 रुपीज आए। कोई बच्चा बता सकता है ये 7500 रुपीज जो आए, ये वाले, ये रुपीज ही में चल रहा है सभी कुछ, ये जो 7500 आए हैं, ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट आई है? 1500 की निकाल रहे थे, यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है आपको लिखने की। 1500 यूनिट की एक तरीके से ये कॉस्ट है 7500। बनाई है 1500 यूनिट्स, लेकिन बिकी हैं 1200। दैट मींस 300 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जब यहां वैल्यू करेंगे तो वेरिएबल पकड़े कि फिक्स पकड़े कि दोनों पकड़े? दोनों। सिंपल तरीका, मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दो तरीके सिखाऊंगा। पहले इजी तरीका सिखाता हूं, इजी समझो। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 4 रुपए है, फिक्स कॉस्ट एक यूनिट की 1 रुपए है। 4 रुपए और 1 रुपए, 4 प्लस 1 5। 300 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, 300 यूनिट्स इंटू 5 करो, 1500 आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। एक तरीके से क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने वेरिएबल 4 रुपीज थी, फिक्स्ड हमारी 1 रुपीज की थी, 4 प्लस 1 5 हो गया। 300 यूनिट्स तो समझ में आ गई थी सबको कैसे आई क्लोजिंग स्टॉक की, 300 यूनिट्स इंटू 5। या दूसरे तरीके से भी समझ लो। दूसरे तरीके से सर कैसे समझे? देखो बेटा, 1500 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाली है 7500। यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। जब 1500 यूनिट की कॉस्ट है वेरिएबल प्लस फिक्स मिला के 7500 रुपीज की, रुपीज लिख दे रहा हूं, तो 300 यूनिट की कितनी होगी? क्या करें बताइए? 7500 डिवाइड बाई 1500, क्योंकि 7500 कॉस्ट जो है 1500 की, डिवाइड 1500 से करेंगे तो एक यूनिट की आएगी, इनटू 300। सेम ही आएगा, करके बताओ कितना आ रहा है? 1500 रुपीज आ रहा है। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए दूसरा तरीका आपको बता दिया। दोनों हैं एक ही बात। क्या किया मैंने? ये किया कि जब 1500 यूनिट की मेरी कॉस्ट है 7500, तो 300 यूनिट्स की कितनी होगी? 7500 डिवाइड बाई 1500 इंटू 300। या फिर मैं डायरेक्टली पकड़ लेता, जो आसान तरीका आपको सिखाया था। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए मैंने वेरिएबल लिया, फिक्स लिया, दोनों को जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक अगर होता तो जोड़ देता, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन ऑफ सेल्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जितनी यूनिट्स बिकी हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जितनी यूनिट्स बिकी हैं। बिकी कितनी थी? 1200। जब 300 यूनिट हटा दी तो 1200 यूनिट की बची। प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई सेल्स की 6000। क्या कोई और फिक्स कॉस्ट भी थी? हाँ, 500 रुपए की एक और फिक्स कॉस्ट थी। ये 500 कहां दिया था? 2000 में 1500 रुपए की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी, तो 500 रुपए की अदर फिक्स कॉस्ट बोल लो या फिक्स सेलिंग कॉस्ट बोल लो। आखिरी में मैंने वो और जोड़ दी, तो मेरी कॉस्ट आ गई 6500। सेल्स मैंने ऊपर निकाली थी 7200, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई मेरी 6500, माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 700। काम खत्म हो गया। एक बार और समझाऊंगा, फिर आप पीरियड 2 का करके बताएंगे। पीरियड 1 का आप नोट करेंगे और पीरियड 2 का अपने आप करेंगे। एक बार और समझा रहा हूं। सबसे पहले सेल ले ली मैंने 1200 यूनिट्स के हिसाब से, 1200 इंटू 6। फिर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे पहुंचा,
1500 इंटू 4 की वेरिएबल कॉस्ट उठाई, 1500 इंटू 1 की फिक्स्ड कॉस्ट उठाई, तो 6000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 1500 की मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, दोनों का टोटल 7500। फिर मैंने इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक किया। इत्तेफाक था कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था, अगर होता तो जितनी वैल्यू होती वैल्यू दी होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कभी वैल्यू निकाली नहीं जाती। ओपनिंग स्टॉक के रुपए कभी नहीं निकाले जाते, वो तो क्लोजिंग स्टॉक के रुपए होते हैं जो ओपनिंग स्टॉक के रुपए में आ जाते हैं। वैल्यूएशन दुनिया में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का होता है, ना कि ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक होता तो वैल्यू दी होती तो मैं पकड़ करके ऐड कर देता, यहाँ थी नहीं। उसके बाद मैंने क्लोजिंग स्टॉक पे किया। क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स का था, जिसमें सिंपली 4 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 1 रुपीज की फिक्स कॉस्ट, 4 प्लस 1 5, 300 इंटू 5, 1500 की मैंने ले ली क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही माइनस किया, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। इसके बाद मैंने सोचा कि कोई और फिक्स कॉस्ट तो नहीं बच रही, सेलिंग टाइप कॉस्ट वैसी कोई तो बच रही थी 500 रुपए की, वो मैंने और ऐड कर ली। तो मैंने कहा कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जितनी यूनिट्स बिकी हैं, उसकी टोटल लागत जितनी यूनिट्स बिकी हैं, जितनी यूनिट्स बिकी हैं उसकी टोटल लागत 6500 थी। सेलिंग प्राइस ऊपर निकाला था 7200, 7200 में 6500 माइनस किया, प्रॉफिट आया 700 रुपए का। सबको समझ में आ गया? अब आप करने क्या वाले हैं, कॉपी में जरा सुनिए। कॉपी में सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि आप पहले एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं, पहले तो हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा पीरियड 1 का, तीसरा पीरियड 2 का। कुछ इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है, बस पीरियड 2 की चीटिंग मत करना। पीरियड 1 और पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आप देख देख करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं। जब नोट कर लीजिएगा तब पीरियड 2 का अपने आप करिएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार कोशिश करिए, देखिए हो सकता है हो ही जाए। पीरियड 2 का करिए। पीरियड 2 में कितनी यूनिट्स सोल्ड हुई हैं?
1200 ही सोल्ड हुई है क्या? 1800 सोल्ड हुई, तो सेल्स 1800 के हिसाब से करिएगा, और बनी है केवल 1500 यूनिट्स। जिन्होंने कर लिया हो वो एक बार फिर से एक काम करें, फ्रेश पेज में फिर से एक बार पीरियड 1 पीरियड 2 का दोनों करें, बिना आप बिल्कुल सॉल्यूशन देखे, क्वेश्चन देखें और दोबारा से एक बार करें। जिनका अगर पीरियड 2 हो गया हो उनसे मैं बोल रहा हूँ। जब आप इसको 3 बार कर लेंगे तब आपको फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाएगा। किसका किसका पीरियड 2 हो गया है? ओके, बाकी बच्चे कर रहे हैं, करें फटाफट करें। कुछ पूछना हो, कहीं अटके तो पूछ लीजिएगा। पीरियड 2 में ओपनिंग स्टॉक है क्या? है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी? जो पीरियड 1 की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली थी, ये जो आपका 1500 थी, ये ही पहुंच जाएगी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। तो चलिए, जिनका नहीं आ पा रहा मैं एक बार पीरियड 2 समझा देता हूं। 1800 यूनिट्स पीरियड 2 में बिकी हैं 6 रुपए के हिसाब से, तो 10,800 का हमारा सेल्स है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो पीरियड 2 में भी बनी तो बेटा 1500 ही यूनिट है, तो 1500 इंटू 4 करके 6000 रुपए आए होंगे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, और 1500 यूनिट्स इंटू 1 प्रोडक्शन फिक्स्ड वाली आपकी 1500 आया। 6000 प्लस 1500 7500 की फिगर आई। 1500 रुपीज का अपने ने ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया तो 9000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, अगर होता तो वो भी निकाल लेते, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, जीरो माइनस किया तो 9000 आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। आपको पता है ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल जो 9000 आई है, ये कितनी यूनिट्स की आई होगी? सर निकाल दिया, अब इससे क्या लेना देना, हो गया, चलिए ठीक है। ये 9000 यूनिट्स कितनी यूनिट्स की आई, मतलब 9000 रुपीज कितनी यूनिट्स की आई होगी? 1500 की, 1800 की आई होगी, क्योंकि हम लोग ऊपर चल रहे थे 1500 यूनिट्स के हिसाब से। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट का जोड़ा तो ये अपने आप 1800 की आ गई ना, तो 1800 यूनिट्स बिकी हैं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल है। 500 रुपए अदर फिक्स कॉस्ट जोड़ी, 9500 हो गया। 10800 का सेल था, 9500 की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया 1300 रुपए। ठीक है, आ गई समझ में? अब जिनका नहीं आया, जो एक बार भी नहीं कर पाए, पहले वो एक बार कर लें, बाकी जो दूसरी बार कर रहा है वो भी कर ले, फिर हम लोग अगले मेथड पे चलेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग पे। कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। दूसरी बार भी कर लिया पूरा लिख लिख करके सही से, तीसरी बार कर लो। कुछ बच्चे बड़े तेज हैं। किस किस बच्चे का अभी भी 1300 नहीं आया, कर रहे हैं जो पहली बार भी? कोई हाथ नहीं उठा रहा, सभी होना रहे हैं क्या? सबका एक बार आ गया आंसर? मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ चलूं, अगले मेथड की तरफ। इसी क्वेश्चन को दो मेथड से करना था। दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो अब आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके हैं, बहुत इजी है। चलो देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें भी
कंडीशन ये है कि पीरियड 1 का मैं समझाऊंगा और कितने समझदार बच्चे हैं, पीरियड 2 का आप लोग अपने आप करेंगे। चलो पहले देख लो, जो बच्चे अभी भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं पहले मार्जिनल देख लो, नहीं तो मार्जिनल चला जाएगा। मार्जिनल तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले सेल्स ले ली, पीरियड 1 की बात करें, 70-100 रुपीज की सेल आ गई। ये कैसे आई 70-100? सेम तरीके से 1200 यूनिट बिकी इंटू 6 रुपए, कुछ नहीं आने। फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली 6000 रुपए। ये 6000 कैसे आई? 1500 यूनिट बिकी हैं, ए सॉरी बनी है, 1500 का प्रोडक्शन इंटू 4 रुपए करके 6000 रुपए आई। यहां पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट अभी नहीं जोड़ता, सबसे आखिरी में कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, चाहे वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे वो फिक्स सेलिंग कॉस्ट हो, चाहे किसी भी तरीके की फिक्स कॉस्ट। तरीका यही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में कि सेल में वेरिएबल जाती है, कंट्रीब्यूशन आता है, बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस होती है। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट को मैंने नहीं लिया। 6000 रुपए के बाद मैंने ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, पहले पीरियड में था नहीं, जीरो, टोटल आया 6000। अब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना था, 300 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था। यूनिट तो सबको पता ही, 300 यूनिट्स इसलिए था, 1500 यूनिट्स बनाई थी, 1200 यूनिट्स बेची हैं, 300 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन यहां पे जब वैल्यू करूंगा तो केवल वेरिएबल लूंगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 4 रुपीज। जरा मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 4, 1200। तो ये 1200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, 300 यूनिट इंटू 4 रुपए। जैसे ही मैंने बेटा ये माइनस किया कि प्लस किया, क्या करूं, 1200 को माइनस, तो 4800 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई सेल की। अब सेल में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करी, पूरी जितनी थी 2000 रुपए, प्रॉफिट आ गया। सबसे सिंपल है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया, सबसे पहले सेल पकड़ी, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन जितने का हुआ पूरी ले ली, 1500 यूनिट इंटू 4, वेरिएबल प्रोडक्शन 6000, उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 300 यूनिट इंटू 4 रुपए। जैसे ही जो वेरिएबल कॉस्ट आई, अब सेल माइनस कर दी वेरिएबल कॉस्ट से, तो मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट। एक बात बताना, अभी तक जितने पहले क्वेश्चन करे थे मार्जिनल कॉस्टिंग में, उसमें तो डायरेक्टली सेल में वेरिएबल कॉस्ट कर देते थे माइनस। ये बीच वाला पार्ट कहां चला गया था बाकी क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट तो कहीं नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला पार्ट तो किसी क्वेश्चन में नहीं किया था, क्योंकि उसमें किसी भी क्वेश्चन में ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, तो जरूरत नहीं पड़ी। अगर होता तो ऐसे ही कर लेते, उसमें कोई नई बात नहीं है। आपको बात समझ में आ गई? सेम तरीके से जरा नोट करके पीरियड 2 का करिएगा। ऐसे ही 3 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि बगल में आपको पीरियड 2 भी करना है।
हुआ क्या किसी का? कितना आंसर आ रहा है? 1600। इसको भी दूसरी बार कर लो। चलिए, जिनका नहीं आ रहा है एक बार समझा देता हूं। सेल्स 1800 इंटू क्या किया होगा? 6। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पीरियड 2 में बनी तो 1500 ही यूनिट है, इंटू 4 रुपए 6000 रुपए। एड ओपनिंग स्टॉक, बताओ 1200 रुपीज कैसे आया होगा? जो पीरियड 1 का क्लोजिंग स्टॉक था, ये जो 1200 रुपए यही उठा लिया है बेटा यहाँ पे। कभी भी ओपनिंग स्टॉक दोबारा वैल्यू नहीं किया जाता, ठीक है? तो भाई 7200 टोटल हुआ, क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, जीरो। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 7200। ऊपर सेल्स थी 10800, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 3600, फिक्स कॉस्ट 2000, प्रॉफिट 1600। ठीक, आ गई समझ में बात? घर में इस क्वेश्चन को आप लोग कितनी बार करने वाले हैं? 2 या 3 बार कर लेना, ठीक है? बस इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है। कॉन्सेप्ट का नाम आपको दिखाई दे रहा है, क्या नाम लिखा है? ट्रांसफर प्राइसिंग करके कॉन्सेप्ट का नाम है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, पहले समझा देते हैं फिर पढ़ेंगे। देखिए, सपोज करिए मैं मैं इंक बनाता हूं, जरा समझिएगा। मैं इंक बनाता हूं, मेरा इंक बनाने का व्यापार है। मैं इंक बना करके आपको बेच देता हूं। जब मैं इंक आपको बेचूंगा, आप मेरे को नहीं जानते ना मैं आपको जानता हूं, आपको इंक की जरूरत पड़ती है, मैं इंक बेचता हूं। जब मैं इंक आपको बेचूंगा, आप और हम रिलेटेड पार्टी नहीं है, जानकार नहीं है, तो मैं महंगी इंक बेचूंगा आपको कि सस्ती बेचूंगा? मैं ना महंगी बेचूंगा ना सस्ती बेचूंगा, जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से बेचूंगा। क्योंकि महंगी बेचूंगा तो आप मेरे से क्यों खरीदेंगे, आप किसी और से खरीद लेंगे। सस्ती बेचूंगा, मैं पागल हूं क्या मैं सस्ती बेचूं? मैं क्यों सस्ती बेचूंगा? कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में होता है, परचेज सेल का कोई भी ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में होता है, जो अननोन पार्टीज होती हैं, रिलेटेड नहीं होती, बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस पे होता है। वो ट्रांजैक्शन एक ऐसे प्राइस पे होता है जो दोनों के लिए सहमत हो, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं बेचना चाहता हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 60 लाख। तो क्या 1 करोड़ की बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? खरीदार भी तो जानकार है, वो जानता है कि 60-65 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्यों 1 करोड़ की खरीदेगा? तो जब भी दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, वो दो पार्टीज जो अननोन होती हैं, अनरिलेटेड होती हैं, उनमें वो ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, जो दोनों को एक्सेप्टेबल होता है। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे जो मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, मान लो मेरे किसी रिलेटिव को खरीदनी, मेरे छोटे भाई को खरीदनी, 60 लाख की वैल्यू है, छोटे भाई को खरीदनी, तो हो सकता है मैं छोटे भाई को ऐसे ही दे दूं, फ्री में दे दूं। हो सकता है 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ले लूं। मैं कहूँ छोटे भाई से, कहा तुमसे पैसे लूंगा ज्यादा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
कोई रिलेटेड पार्टी होती है तो प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाता है। सेम तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ट्रांसफर प्राइसिंग का। उसके लिए जरा एग्जांपल समझो। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मैं क्या बनाता हूं, यही पेन का एग्जांपल पकड़ लेते हैं, बढ़िया रहता है। पेन बनाता हूं। पेन बनाने के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है जहां पे इंक बनती है, मेरे यहाँ ही बनती है, अंदर ही बनती है, इंक बनती है। और एक दूसरा डिपार्टमेंट बना रखा है जो उससे इंक लेकर के पेन बनाता है। बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दो ही डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट पहले इंक बनाता है और दूसरा डिपार्टमेंट पेन में इंक भर करके बेचता है, पेन बनाता है। ठीक, यानी पहला डिपार्टमेंट इंक बना के किसको देता है, दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है, उससे पेन बनाता है। ओनर दोनों का मैं ही हूं, मेरे ही हैं वो दोनों डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट कर रखे हैं, लोग अलग अलग रख रखे हैं, वर्कर्स अलग अलग रखे हैं। मशीन जाहिर सी बात है इंक बनाने के लिए अलग होती होंगी, पेन बनाने के लिए अलग होती होंगी। मैं एज अ ओनर दोनों की परफॉर्मेंस भी जानना चाहता हूँ कि भाई जो मेरा इंक वाला डिपार्टमेंट है उसके लेबर कितने एफिशिएंट है, उसमें कितना मुनाफा होता है, बनाने में कितनी लागत आती है। दूसरे वाले का भी जानना चाहता हूँ, पेन वाले में भी, कि पेन वाला जो बन करके मार्केट में बिक रहा है इसमें क्या लागत है, कितने का बिक रहा है, कितना प्रॉफिट है। जानना चाहूंगा कि नहीं जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। अब इंक वाले ने क्या किया, सुनना, इंक वाले ने क्या किया, इंक की वैल्यू थी 10 रुपए पर लीटर की, मार्केट में इंक मिलती है 10 रुपए पर लीटर की। इंक वाले ने दूसरे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट 1 वाले ने दूसरे डिपार्टमेंट को वही इंक 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से दे दी। इंक वाले डिपार्टमेंट ने कहा घरी की बात तो है, हम कौन सा मार्केट में दे रहे हैं, हम तो अपने इन हाउस दे रहे हैं, अपने ही सरीके तो हैं दोनों डिपार्टमेंट। तो उसने क्या किया, 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से इंक दे दी, जबकि उस इंक की वर्थ थी 10 रुपीज। जब साल के आखिरी में मैं खाते चेक करने बैठा, अकाउंट चेक करने बैठा, तो मैंने अकाउंट्स उठाया इंक डिपार्टमेंट का। इंक डिपार्टमेंट में मेरे को लॉस दिखाई दिया या बहुत कम प्रॉफिट दिखाई दिए। क्यों लॉस दिखाई दिया या बहुत कम प्रॉफिट दिखाई दिए, क्योंकि भाई इंक डिपार्टमेंट की जो 10 रुपए की चीज थी उसने 4 रुपए की बेच रखी थी। जब मैंने पेन वाले डिपार्टमेंट का उठाया तो पेन वाले डिपार्टमेंट में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दिए। रीजन मीन पेन वाले डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस इंक की 10 ना होके कितनी मिल गई, 4 रुपए में सस्ता माल बिक गया, मिल गया, मतलब परचेज सस्ती हो गई। परचेज सस्ती हो गई तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हो सकता है मैं क्या करूं, मैं दोनों डिपार्टमेंट वालों को बुलाऊं और पेन वाले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को बोनस बांट दूं कि तुम लोग ने बहुत बढ़िया काम किया, इस साल बड़ा प्रॉफिट दिया। और इंक वाले डिपार्टमेंट वालों को डांट दूं, एक दो एम्प्लॉयज को हो सकता है निकाल दूं। क्यों निकाल दूं, लॉस दे रहे हो, प्रॉफिट नहीं है उतना, क्या कर रहे हैं पता नहीं। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा था नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो इंक तो 10 रुपए वाली थी। हाँ, गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने सही दाम पे ट्रांसफर नहीं किया। ट्रांसफर के लिए जो प्राइस उठाया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ट्रांसफर के लिए जो प्राइस उठाया वो सही प्राइस नहीं उठाया। जब सही प्राइस नहीं उठाया तो हो सकता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी ओनर, हो सकता है मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले ले। हो सकता है मैं ये डिसीजन ले लूं कि नहीं इंक का डिपार्टमेंट बेकार है, इस डिपार्टमेंट को हटा दो, बंद कर दो, या इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दो। अच्छा, इसका दूसरा केस देखो, वाइस वर्सा। इंक मार्केट में मिलती है 10 रुपए की, इंक वाले डिपार्टमेंट ने पेन वाले डिपार्टमेंट को इंक दी 14 रुपीज में, 15 रुपीज मान लेते, 15 रुपए में इंक दी। इससे क्या होगा, इंक वाले डिपार्टमेंट प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा और पेन वाले का कम। हो सकता है पेन वाला डिपार्टमेंट इंक अपने वो वाले डिपार्टमेंट से 15 रुपए में ना लेके मार्केट से ले ले 10 रुपए में। मैं तो मैनेजमेंट हूं, मैं कभी कभी देखता हूं, मेरे बहुत सारे व्यापार हैं, सिर्फ पेन ही थोड़ी ना बनवाता हूँ, बहुत सारे व्यापार है। हो सकता है इन द मीन वाइल वो पेन वाला डिपार्टमेंट का इंक वाला डिपार्टमेंट बेकार है, 15 में देता है, सेम इंक बगल वाले से ले आएंगे जाके, इसमें भी मेरा चूना लगेगा। ओवरऑल तो मैं ही मालिक हूं ना, चूना तो मेरा लग रहा है। महंगे में भी दे रहा है तो भी कहीं ना कहीं डिसीजंस गलत हो सकते हैं, सस्ते में भी दे रहा है तो भी डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि भले ही आप
इंटरनल ट्रांसफर क्यों ना कर रहे हो, आपस में क्यों ना कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी हो या इंटरनल कर रहे हो, तब भी उसको सही प्राइस पे करिए, ना सस्ते में करिए ना महंगे में करिए, ताकि प्रॉफिट दोनों का सही पता चले, एक्चुअल पोजीशन सही पता चले, और आप कोई डिसीजन अगर ले तो सही ले। एक और जरा समझिए, अगर मान लीजिए इंक वाला 10 रुपए की इंक थी, उसको दे दे 4 रुपए में, तो पेन वाले डिपार्टमेंट को लगेगा कि इंक तो बड़ी सस्ती है, हो सकता है पेन वाला डिपार्टमेंट वाला बर्बादी करना शुरू कर दे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ये जो थ्योरी है, इसमें यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी ऐसा ट्रांसफर हो तो वो सही प्राइस पे हो। पढ़ के देखते हैं, नॉर्मली अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंपनीज व्हेन दे आर नॉट रिलेटेड, कह रहा है जब भी आमतौर में अगर दो कंपनीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, अगर वो रिलेटेड नहीं होती तो वो सेल होता है, जब रिलेटेड नहीं होती तो वो सेल का ट्रांजेक्शन होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेन दे आर रिलेटेड और अंडर कॉमन कंट्रोल, रिलेटेड है या कंट्रोलिंग कॉमन है, दोनों का मालिक मैं हूं, हाउएवर दीज ट्रांजेक्शन, जब भी ऐसा होगा तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कवर्ड होते हैं उनके लिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। ये क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस रिप्रेजेंट वो वैल्यू या वो प्राइस जिसपे ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टीज में। ट्रांसफर प्राइस मतलब हिंदी में जिसमें एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जिस प्राइस पे ट्रांसफर किया है वो है ट्रांसफर प्राइस। वो कम होगा तो भी गलत होगा, वो ज्यादा होगा तो भी गलत होगा, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट द वैल्यू और प्राइस एट विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन रिलेटेड पार्टी। ट्रांसफर प्राइसिंग वो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस, प्राइस को निकालना, एट विच जिस पे गुड्स ट्रांसफर्ड हो एक प्रॉफिट सेंटर से दूसरे प्रॉफिट सेंटर में, सेंटर लिख देना, स्पेलिंग सही कर लेना, सेंटर में, प्रॉफिट सेंटर टू अनदर प्रॉफिट सेंटर, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज प्रॉफिट सेंटर। तो कह रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम सही प्राइस निकालें जिस प्राइस पे एक प्रॉफिट सेंटर यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर्ड हो विद इन द सेम कंपनी। सर क्यों करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, क्यों सही प्राइसिंग निकालने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सही प्रॉफिट तभी पता चलेंगे, गोल कंफर्मिटी के लिए, हमने जो गोल जो ऑब्जेक्टिव रखा था पेन डिपार्टमेंट का, इंक डिपार्टमेंट का, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, हमें किसी का प्रमोशन करना है, किसी को बोनस देना है, तो कैसे हम सही परफॉर्मेंस तभी देख पाएंगे जब सही प्राइस होगा। डिविजनल ऑटोनॉमी, दोनों डिविजन्स, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट, दोनों डिवीजन इंडिपेंडेंटली सही चलती रहे, इसलिए सही प्राइसिंग की जरूरत है। और सिंपल और इजी रखने के लिए भी सही प्राइसिंग की जरूरत है। टफ रखेंगे तो मालिक बहुत दिमाग लगा करके डिसीजन लेगा कि नहीं 10 रुपए की चीज इसने 4 में बेचा तो इसका ये नहीं, ये प्रॉफिट होना चाहिए। सही रखेंगे तो अपने आप बुक्स में ही सारी फिगर सही दिखाई देंगी, डिसीजन इजी होगा। सर ट्रांसफर प्राइसिंग के क्या कुछ तरीके होते हैं, हाँ बेटा आपको नाम याद करने हैं, सर थोड़ा समझा भी दीजिए, ठीक है बेटा। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग हम मेथड क्या क्या अपना सकते हैं, या तो हम मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग कर लें, हम ये देख लें कि वो इंक मार्केट में कितने की बिकती है उसके हिसाब से ले लें, या फिर हम कॉस्ट बेस्ड कर लें, हम ये देख लें कि इंक डिपार्टमेंट बनाने की इंक वाली की एक्चुअल लागत कितने की आती उस पर ट्रांसफर कर ले, या नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग कर ले। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है दोनों डिपार्टमेंट इंक वाले और पेन वाले बैठ के नेगोशिएशन करके एक दाम पे पहुंच जाए कि हाँ ठीक है हम तुमको इतने में दे दें, क्या ठीक है इतने में ले लेंगे, नेगोशिएट कर लें। या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग कर लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि अगर हम इंक डिपार्टमेंट वाले से इंक ना बनवा रहे होते, कुछ और बनवा रहे होते, मे बी पेन बनवा रहे होते, मे बी कुछ, तो फिर मेरी क्या कॉस्टिंग आती है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी वर्ड सुना है आपने, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो अगली चीज आप कर सकते थे जो नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आप सीएस बनने के बाद जॉब करेंगे, तो अगर आप जॉब ना कर रहे होते तो हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे होते, प्रैक्टिस में कमा रहे होते मान लीजिए 5 लाख, तो 5 लाख है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जॉब कर रहे हैं 20 लाख कमा रहे हैं तो वो 5 लाख जो नहीं कर सकते, एक इंसान सब कुछ तो कर नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के ये 4 तरीके आपको नाम याद करने, इस पे एमसीक्यू मेथड्स पे ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा आपको, मतलब 3 इसी में से दिए होंगे और एक कोई और दिया होगा। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड।
तीन कुछ और होंगे, एक आपका इसमें से होगा। तो चारों में याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, एक मार्केट के बेसिस पे है, एक कॉस्ट के बेसिस पे है, एक नेगोशिएटेड प्राइस है और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, थैंक यू।